अच्छा जी, today we are going to start the last topic of this chapter, basically the orbital motion. ठीक है? Orbital motion of a satellite, whether it is artificial or a natural satellite, that is a planet. I mean, that is a moon. Sorry, not planet. Or comets, or asteroid, or a planet orbiting a star. क्लियर है? तो इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहे हैं, उनके ऑर्बिटल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसके लिए सबसे बेहतर जो हमारे पास एनालॉजी है वो है कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो कैप्लर्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक बॉल को आप थ्रो कर रहे हो जमीन के ऊपर, अर्थ की सरफेस पर। तो जैसे जैसे वो आगे की तरफ जाती है तो अर्थ उसको अपनी तरफ डाउनवर्ड जो है वो अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से उस वो सीधे जाने के बजाय वो अपनी ट्रेजेक्ट्री, अपना पाथ जो है वो नीचे की तरफ बनाती है, ऐसे कर्व जो है वो बना रही होती है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसको मैं मजीद किसी एंगुलर उससे मैं फेंकूं, प्रोजेक्ट करूं, तो ये बॉल थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाके उसके बाद नीचे की तरफ वापस आती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है, इसको अगर मैं मजीद किसी एंगल से ऊपर फेंकूं तो ये और आगे की तरफ जाती है। ऐसा है कि नहीं है? क्लियर है? ऐसा होता है। अच्छा, न्यूटन ने इस तरह से, यानी कि उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले में कि इफ यू कीप इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, देयर देयर विल अ टाइम विल कम कि जब वो एक ऑब्जेक्ट इस तरह से अपनी स्पीड बढ़ाता 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 उस प्लैनेट के गिर्द घूमना शुरू कर जाएगा और वो गिरेगा नहीं। ठीक है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था और वहां से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। जो आप यही करते हैं ना स्पेस क्राफ्ट में या रॉकेट में, उसको डाल के ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद वहां से आ, उसका जो रियर पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है, उसके बाद वो ऑर्बिट करना शुरू करता है अर्थ के गिर्द। ठीक है, सैटेलाइट का एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने खैर वो पिक्चर यहाँ से हटा दी, पहले वो पिक्चर भी मैंने लगाई हुई थी। तो उसमें होता ये कि जब आप ऑर्बिट कर रहे हैं, मैं इसको नीचे बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस जगह पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ये अर्थ है। अब जरा समझो, अर्थ के ऊपर अगर तुम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो, ये थोड़ा ऊपर आगे जाके कहीं रुक जाएगा, और ज्यादा स्पीड से थ्रो करते हो और आगे जाएगा। ठीक है, और ज्यादा स्पीड से तुम थ्रो करते हो तो ये और आगे जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? और आगे जाके गिरेगा, कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी स्पीड तुम इतनी बढ़ा दोगे कि अब की बार जब तुम उसे घुमाने की कोशिश करोगे तो वो सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने। मेरी बात समझना भाई। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का होगा और वो अगली दफा वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है भाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय द सर आइजैक न्यूटन। तो आप स्पीड बढ़ाते 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 एक वक्त आएगा कि इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप ऑर्बिटल मोशन में आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे अर्थ के गिर्द। क्लियर है? दिस इज अर्थ। ठीक है, दिस वाज गिवन बाय बेसिकली। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, थोड़ा समझो। इसमें होता ये कि भाई, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर उड़ाया, फेंका, तो उस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रही होती है। ठीक है, और वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर रही होती है। क्लियर? उसके हर हर पॉइंट पे, अगर मैं लेट से ये पहला पॉइंट लूं, ये बिल्कुल रेड वाला जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको लूं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो हर हर पॉइंट पर जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहां से उसका वेट एक्ट कर रहा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, इसको हम वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, सारी बस हर हर पॉइंट पर। मेरी बात समझना बेटा। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले का लूं, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को लूं, तो इसके भी हर हर पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री, जैसे जैसे बॉल आगे बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे बॉल आगे जाएगी, वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो होगी तो वो सेंटर की तरफ, लेकिन जाहिर है उस पर सेंटर की तरफ से एक्ट कर रही होगी, इस तरह से। आ रही बात समझ में? ऐसे एक्ट कर रही होगी, उसके सेंटर पे एक्ट कर रही होगी। मेरी बात समझना बेटा। ठीक है,
इसी तरह थर्ड प्रोजेक्टाइल का भी ऐसी होगा, जाहिर है उसका वेट जो है उसको नीचे की तरफ ला रहा होगा, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। जब फाइनली आपने इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड आपने बढ़ा दी, इतनी स्पीड बढ़ा दी कि वो ऑब्जेक्ट घूमता घूमता जो है वो अर्थ की गिर्द जो है वो ऑर्बिटल मोशन में ट्रेवल कर रहा है, तो अब वो कहीं पर भी जाए तो उसका वेट या फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर कैसे एक्ट करेगी भाई, उस पर सेंटर की तरफ पे एक्ट जो है वो एक्ट कर रही होगी। क्लियर है? इज इट क्लियर? तो इस ऑब्जेक्ट पे, अब वो ऑब्जेक्ट जब लास्ट वाले केस में इधर आ गया, इस लास्ट वाले केस में इस जगह पर मौजूद है, चाहे वो सैटेलाइट है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, अर्थ के गिर्द वो ऑर्बिट में है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और इसका इस पे जो लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको एफ जी का है, वो सेंटर की तरफ लग रही है। ऐसा है कि नहीं है, प्लीज बताइएगा मुझे। और क्या इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा इस पे कोई और फोर्स लग रही है? तो भाई वो स्पेस में है, और जाहिर है कि स्पेस में हम टाइडल फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं, वो जाहिर है, लेकिन उसको हम इग्नोर ही कर रहे होते हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। तो स्पेस में कोई और ऐसी फोर्स तो ऐसा नहीं होती फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा, और वो भी उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा। दूसरे के हम मार्स की, जुपिटर को, इसको हम इग्नोर कर लें, ऑल दो के इनका इफेक्ट होता है, लेकिन आप इसको फिलहाल इग्नोर करें। तो अगर मैं अर्थ को आइसोलेट कंसीडर करूं तो अब याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस पे एक्ट कर रही है वो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, यही इस पे लगने वाली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी। यही फोर्स इस पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स है, और यही फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। आ रही बात समझ में? तो इस केस में कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऑर्बिट कर रहा हो अर्थ के गिर्द, तो उस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से निकल के आती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकल के आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी तरह अर्थ को बीच में से निकाल के एक मैग्नेट रख दूं, और ऑब्जेक्ट को निकाल के यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रख दूं, तो अब अगर उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अब जो लग रही होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं लग रही होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से लग रही होगी। ये मेरी बात समझना। हाँ, ये सारी बातें हैं, टेक्निकल टर्म में इसको इस्तेमाल करूंगा आगे जाके चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो एक बात समझ लो इस चीज को, इसको लिंक करते चले जाओ। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, इसको आप एफ जी कह रहे हो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो ही रिजल्टेंट फोर्स है, और वही जाहिर है सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? आ रही समझ में बात, या नहीं आ रही? अच्छा, तो ये हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, और कॉन्सेप्ट की वजह से अब आप देखो कि अगर मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की कोई, अगर मैं उसकी उसकी कैलकुलेशन करूं, उसकी वेलोसिटीज की कैलकुलेशन करूं, उसकी उसकी पीरियड की कैलकुलेशन करूं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जिनका जिनका पीरियड 24 घंटा होता है, वो अगर फर्स्ट करो चाइना की सैटेलाइट है तो चाइना के ऊपर ही रहेगी, ठीक है। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है वो सैटेलाइट जिसका पीरियड वही होता है जो अर्थ का पीरियड है, ठीक है। अर्थ का पीरियड जो है वो अपने एक्सिस पर 24 आवर्स है, तो उसका पीरियड भी 24 आवर्स ही होता है। ये वाला पार्ट अर्थ है, पे कर लो। चलो, यहाँ पर सैटेलाइट ऑलरेडी है ना। सो ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और यहाँ पे लेट्स से ये चाइना मौजूद है, ठीक है। अब चाइना की सैटेलाइट, चाइना चाह रहा है सैटेलाइट मेरे ऊपर ही रहे भाई, क्योंकि वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वैसे तो इक्वेटर पे भी होती है सैटेलाइट, हर जगह ही सैटेलाइट चल रही होती है, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं राइट नाउ। मौसम का हाल अहवाल बताना है तो जाहिर है भाई अपनी सैटेलाइट अपने मुल्क के ऊपर ही रखेगा ना यार, वहीं से मौसम का हाल अहवाल बताएगा ना। अपनी सैटेलाइट को जो है वो अटलांटिक ओशन में क्यों रखेगा? हाँ, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ऐसा होता है, वो वेदर की कंडीशन भी बताती है, ये बात भी दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, वो अगर चाइना की है तो चाइना के ऊपर ही रहेगी, वो अटलांटिक ओशन नहीं चली जाएगी। ये बात याद रखना, अगर चाइना की है तो जिस कंट्री की उसी कंट्री के ऊपर ही वो रहेगी। और तो जिसकी वजह से ये होगा कि अगर चाइना जाहिर है घूम के वापस अपनी जगह पर आएगा 24 घंटे में, 24 आवर्स में अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। जाहिर है अर्थ की बात करूं तो अर्थ का जो पीरियड है वो 24 आवर है, तो इसका पीरियड भी भाई वो 24 आवर्स ही होगा, वो भी उसके ऊपर 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 ही ऐसे ही घूमता चला जाएगा। एग्जैक्टली। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अगर पीरियड आपको पता है तो उससे उसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, उससे उसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जरा सबसे पहले टेक्निकली हमने ये अज्यूम करना है कि यहाँ पे एक सैटेलाइट है, वो अर्थ की किसी हाइट पर मौजूद है, और उस पर हमने पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही रिजल्टेंट फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए सैटेलाइट का मास m है, अर्थ का मास
कैपिटल एम है। सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स को एम वी स्क्वायर अपॉन आर से भी जा सकते हैं, आप दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला, यहाँ से ओमेगा, ओमेगा से 2 पाई अपॉन पीरियड, वहां से पीरियड के फॉर्म में भी इसको ले दे सकते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आप आगे चलिए। अब आप जब आगे बढ़े, सो ये देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर ये एम वी स्क्वायर ये जीएमएम हो जाएगा, यहाँ से देखिए दोनों तरफ से आप पीरियड को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से वी स्क्वायर जो है वो जीएम अपॉन आर हो जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले की बेहद जरूरत पड़ती है, वी स्क्वायर इक्वल टू जीएम अपॉन आर। ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे सर यहाँ ऐसे क्यों नहीं गए, आपको जाना है आप ऐसे चले जाइए। मैं इस मेथड से इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे स्पीड की यानी वो जो ऑर्बिटल स्पीड है उसकी वैल्यू निकालनी है, वो जीएम अपॉन आर पे सही है, सॉरी, सो दैट इज जीएम अपॉन आर, दिस इज द वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सुनना इधर कहीं नहीं है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो v पे स्क्वायर रूट लो तो जी एम अपॉन आर आएगा, स्क्वायर रूट लेने पे आएगा नहीं आएगा? y इज इक्वल टू 1/√2 का ग्राफ, √x का ग्राफ कैसा होगा, कोई मुझे बताएगा? ऊपर वाला gm तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू k/√x का ग्राफ कैसा होगा, वो बनाते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, पहले इसको मिटाते हैं, पहले कांस्टेंट k लगाते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x करते हैं। भाई कुछ इस शेप का ग्राफ की शक्ल देख लें आप लोग। ठीक है भाई, इस शेप का ऐसे ग्राफ आ रहा है। ठीक है, यानी अगर मास कांस्टेंट है, के ऊपर के में मास छुपा हुआ है, अगर मास कांस्टेंट है तो करीब, जितना डिस्टेंस करीब होगा अर्थ के करीब होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा होगी। ग्राफ का शेप देख लें आप लोग, यानी अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, ठीक है, ये वाला शेप है, समझो इस चीज को, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वेलोसिटी दी गया है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, ये होता है। लेकिन मजे की बात ये कि इस ग्राफ में कुछ मसले हैं, फिजिकल रियलिटी में कुछ मसले हैं। ये ग्राफ आपका प्लैनेट सिस्टम में तो चल जाएगा, सोलर सिस्टम के अंदर तो शायद चल जाए, लेकिन मसला ये कि ये ग्राफ आपका जो है पूरी गैलेक्सी में नहीं चल पाएगा, क्योंकि गैलेक्सी का मास जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर सबसे बड़ी बात है गैलेक्सी के मास के अंदर सबसे बड़ा मसला ये कि वहां पे डार्क मैटर उठ के आ जाता है। हाँ, अब ये डार्क मैटर क्या भला है, ये मैं एस्ट्रोफिजिक्स में आपको समझाऊंगा वहां जाके कि डार्क मैटर से क्या मसला होता है। डार्क मैटर वो मैटर होता है जो ग्रेविटी में कंट्रीब्यूट तो करता है लेकिन नजर नहीं आता, लाइट उससे पास नहीं कर पाती, मतलब लाइट उससे पास करके निकल जाती है, रिफ्लेक्ट करके वापस नहीं आती, ये सबसे बड़ा मसला है डार्क मैटर का, सबसे बड़ा इशू है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इसकी वजह से ग्राफ चेंज होना शुरू हो जाता है फिजिकल रियलिटी में। खैर, प्लैनेट के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर ये ग्राफ इम्प्लीमेंटेड है, ये चल सकता है आपका, एंड डिस्टेंस बढ़ रहा है और आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। और ये है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। आप देख लें, मरकरी अपना चक्कर 88 डेज में कंप्लीट करता है, अर्थ अपना चक्कर सन के गिर्द 365 डेज में कंप्लीट करता है। अगर मैं बात करूं नेपच्यून की, यूरेनस की, तो तकरीबन 2600 इयर्स के अंदर, यानी तक में 2600 साल के बाद एक चक्कर, एक साइकिल अपनी सन के गिर्द कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ 2600 से 2800 ईयर्स के लगता है तकरीबन एक चक्कर कंप्लीट करने में। तो उन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली कह रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है, या मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लीजिए, इसको स्पीड कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा ये चीजें। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मुझे बताना था मैंने समझाया। नेक्स्ट है फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब सुनिए, फॉर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वी नो दैट, गौर से सुनिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है,
सो आपने v की जगह या अब यहाँ से r ओमेगा का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर ये r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये gm अपॉन r होगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ कर लीजिए, r स्क्वायर को वहां ले जाके डिवाइड कर दीजिए, ये r क्यूब हो जाएगा। नाउ यू नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। ठीक है, सो आप यहाँ से उठाकर यहाँ पे इसको उसकी वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब आप एक काम कर दीजिए, यहाँ से उठाकर यहाँ पे इस वैल्यू को आप रखें। आप जैसे इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, जैसे आप इस वैल्यू को उठाकर 2 पाई अपॉन टी यहाँ पर रखेंगे, अब आप देखिए आपने यहाँ पे रखा, यहाँ पर आ गया 2 पाई का होल स्क्वायर आ गया ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर ही तो था, ये क्या था, ओमेगा स्क्वायर था। यहाँ क्या था, यहाँ पे जी था, बराबर में क्या था, मास था, डिवाइड में क्या था, डिवीजन में क्या था, आर क्यूब था। आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने ओमेगा स्क्वायर की जगह पे 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट भी खोला, यानी स्क्वायर 2 पाई पे भी लगाया, टी पे भी लगाया, दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, उलट दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई से ज्यादा बेहतर है, उलट दो, रेसिप्रोकल कर दो। और ये तब मुमकिन है जब फ्रैक्शन का साइन पूरा सब पर हो। ठीक है, यानी अगर 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इस तरह का कुछ हो, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 हो, तो अब रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, पहले फ्रैक्शन एक करो, उसके बाद रेसिप्रोकल करो। ठीक है, ये वाली बात है। सो यहाँ पर टी स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या कर दिया भाई, नीचे 2 पाई का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर ये जीएम अपॉन आर क्यूब था, इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो आर क्यूब अपॉन जीएम हो गया यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद ये टी स्क्वायर आ गया, नीचे 4 पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई स्क्वायर जब वहां जाएगा तो ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, नीचे जीएम हो गया, ये आर क्यूब हो गया। अब 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम एक तरफ, आर क्यूब एक तरफ, ये पूरा कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट है, और मास की वैल्यू भी कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए या स्टार के लिए जिसका मास फिक्स है, उसके लिए मास कांस्टेंट है। सो अब चूंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसकी जगह पे के लिख दिया, के इधर आ गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो गया। और अगले फेज में जब इक्वल की जगह पर मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया और उसको बैकवर्ड लेकर आया, यानी साइन ऑफ इक्वलिटी को कन्वर्ट करना है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में, सो के को रिमूव कर दिया, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया। दिस इज कॉल्ड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये केपलर का तीसरा कानून है, जिसको प्लैनेटरी मोशन का, जिसको न्यूटन ने आगे जाके कॉपी पेस्ट मारा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, इसी से काफी मदद ली थी न्यूटन ने। ये केपलर याद रखना। अब एक बात, दूसरी बात है कि देखो, जिस वक्त आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है, मैं फिर कहूंगा डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी आप इन दोनों का रिलेशन देखो, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा उसी हिसाब से आपका पीरियड भी इंक्रीज होगा, लेकिन डिस्टेंस क्यूब टाइम्स इंक्रीज हो रहा है और पीरियड जो है वो स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। आ रही बात समझ में, डिस्टेंस क्यूब टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, पीरियड स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। नेट इफेक्ट जो उस पे आ रहा है वो वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक चीज। ठीक है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई, उसकी वजह कि इसका क्यूब का इफेक्ट है, उसका स्क्वायर का इफेक्ट है, दोनों की इफेक्ट डिफरेंट है, एक चीज। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रिस्पॉन्स है कि डिस्टेंस का क्यूब का इफेक्ट है, उसका पीरियड का इफेक्ट है। दूसरी अहम बात सबसे जो मैं समझाना चाह रहा हूं मेन, कैपलर्स के 3 लॉज हैं। आइए जरा कैपलर्स के 3 लॉ को तबीयत से तमीज से स्टडी करते हैं कि कैपलर का 3 लॉ है क्या। थोड़ा सा मैं बता दूं, थर्ड लॉ, अच्छा थर्ड लॉ भी नाम से सिलेबस में नहीं है, आई रिपीट, थर्ड लॉ भी नाम से सिलेबस में नहीं है। थर्ड लॉ जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ काम से, मैं थोड़ा सा आपको सुपरवाइज कर दूं इस मामले में कैपलर्स के लॉ के बारे में। देखें, कैपलर का पहला लॉ जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है, 3 लॉज हैं कैपलर्स के, प्लैनेटरी मोशंस के। पहला लॉ ये कहता है, कैपलर कहता है कि भाई ऑल प्लैनेट्स which are orbiting any star revolving around a fixed point या स्टार जो भी है in elliptical order, इलिप्टिकल ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्डर नहीं है, सर्किल में कोई मूव नहीं कर रहा, एलिप्स है, ये एलिप्स कहलाता है, इस शक्ल को एलिप्स बोलते हैं। समझ रही आप, ठीक है, ठीक है। हैविंग सन एट द फोकस, फोकस क्या है, एलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, एक इधर एक इधर, और इन दोनों को फोकस कहेंगे। ठीक है, फोकस कहते हैं। ठीक है, और या तो सन इस फोकस पे होगा या सन इस फोकस पे होगा, इन दोनों में से किसी एक फोकस 1 पे, फोकस 1 फोकस 2, या तो इधर कहीं होगा या इधर कहीं होगा। सन, फर्स्ट करो सन यहां पर है, बस। अब सन यहां पर है तो यकीनन प्लैनेट्स जो है वो कभी करीब होंगे और कभी दूर चले जाएंगे। सो
जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्डर में मूव कर रहे हैं और सन एक किनारे पर है, फोकस पर, यानी किसी एक सेंटर में, दो में से किसी एक पे। ये पहला कानून है कैपलर का, 16 में, न्यूटन से भी पहले दिया है इसने, 30-40 साल पहले न्यूटन से भी पहले इसने ये कानून दिया है, कि कैपलर ने, जॉन कैपलर ने, ठीक है, ये बड़ा फेमस है। कैपलर्स का दूसरा लॉ जो है वो बड़ा अजीबो गरीब सा है, सिर्फ मैं आपको शक्ल दिखा दूं अगर मैं दिखा सकूं। कैपलर्स फर्स्ट लॉ देख लीजिए, ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक्सिस इसके बढ़ा देता हूँ, ये सेमी मेजर एक्सिस है। खैर, ये देख रहे हैं आप, सन सेंटर में नहीं है, थोड़ा साइड में, देख लें आप, ये सर्कुलर मोशन नहीं, एलिप्टिकल मोशन है, ठीक है। फोकस भी देख लीजिए, ये दो फोकस है, एक फोकस पे सन है, जो क्रॉस बना हुआ है, ये फोकस है। ये जो आपको ए नजर आ रहा है ना, आप ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, ये जो आपको ये समझिए, ये ग्रिड बना रहा हूँ समझाने के लिए, एक्सिस थोड़ा इसलिए बना रहा हूँ टेढ़ा क्योंकि ये फिगर थोड़ी टेढ़ी हो गई है भाई, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, ये इधर से लेकर, सेंटर से लेकर जो कॉर्नर तक का डिस्टेंस है, इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, ये ए की वैल्यू है। ध्यान में रखिएगा, अभी मैं कुछ बताऊंगा थर्ड लॉ पे जाके, ऐसी कहानी लंबी नहीं खींच रहा मैं, क्योंकि मैं असल असल चीज बताता हूँ, और बताता हूँ हम क्या एज्यूम कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, मैं कहानियां नहीं करूंगा आपके साथ, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस है, ये माइनस ए होगा ग्राफ के हिसाब से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप वाई एक्सिस ले लें, ये आपको एक्स एक्सिस ले लें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ए हो जाएगा, जाहिर है ये नेगेटिव ए हो जाएगा, तो ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। सर मेजर क्यों है? क्योंकि भाई सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां से लेके ऊपर तक के डिस्टेंस के, ये कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस। समझ में आई बात? अब अब ये चीजें समझ में आई, ये इसको प्लस बी कह लीजिए आप, इसको आप माइनस बी कह लीजिए, ये इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स डिसाइड होते हैं इसके। उसमें और भी बहुत सारी चीज होती है, हम सिर्फ इतना ही दिमाग में रखते हैं। तो पहला लॉ तो ये है, तो इधर आइए बस। तो ये देखें, सेमी सेमी एक्सिस देखें, दिख रहा है, मैंने मिटाया तो ये ए और बी आ गया, आया ए और बी, चेक कर रहे हैं। और वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या वाला है वो भी छोड़ दीजिए, वो फिर मैं एस्ट्रो पढ़ाऊंगा तो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। एयू जो लेफ्ट साइड पे टॉप लेफ्ट में 1.50 एयू लिखा है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जमीन से लेके सन तक का जो फासला है वो एयू कहलाता है, ठीक है। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, उसका 1.5 गुना वो है सेमी मेजर एक्सिस ए। ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चेक कर लें आप, और बी माइनर एक्सिस है। अच्छा, ये तो है फर्स्ट लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ यार बड़ा थोड़ा सा ना अजीब व गरीब सा है, समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। इक्वल एरिया स्वैप वाली बात करता है वो, इक्वल एरिया स्वैप वाली बात करता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आना मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ जरा गाइड कर दूं हल्का सा आपको। इधर देखो, अब सीन कुछ यूं है, लेट्स से यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर सपोज करो कि अर्थ मौजूद है। अब फर्ज करो ये अर्थ है इधर, अब अर्थ यहाँ से घूम के उधर जाएगी, जब करीब आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, याद रखना ये चीज, स्पीड यहाँ पर करीब आने से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। जब डिस्टेंस कम होगा सन से, स्पीड बढ़ जाएगी, ये बात पूछ लो दिमागों में। सो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। अब फर्स्ट करो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने एक डिस्टेंस, ये अर्थ ने, ये अर्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कोई डिस्टेंस कवर किया। फर्स्ट करो एक टाइम के अंदर, वो टाइम है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो टाइम ले लो 2 मंथ्स, यानी 60 डेज ले लो, चलो ठीक है। 60 डेज में अर्थ यहाँ से वहां गई, सिर्फ समझाने के लिए मैं एक बता रहा हूँ, क्लियर। अब इसमें जाहिर है एक ना एक एरिया मौजूद होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें एक ना एक एरिया मौजूद होगा, इसका नाम रख दो एरिया 1, ठीक है। सुनो, अब इसमें 6 महीने 60 डेज लगे ना, अब अर्थ यहाँ से घूम के दूर कहीं पहुंच गई, जब दूर पहुंच गए ना, यहाँ पर भी रैंडमली कोई 2 पॉइंट ले लो। अब रैंडमली 2 पॉइंट ले लो, और रैंडम पॉइंट ऐसे लो कि, कि अब जाहिर है यहाँ से यहाँ जब अर्थ दूर पहुंचेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड स्लो हो जाएगी। अब अर्थ यहां से लेकर यहां तक का फासला 2 पॉइंट के दरमियान जो टाइम ले रही है अर्थ, वो 60 डेज ही ले रही है,
अभी भी 60 डेज ही लेगी। फर्ज करो दो कोई रैंडम 2 पॉइंट पकड़ लो जिनके दरमियान अर्थ ने 60 डेज लिए घूमने में, पार करने में, गुजरने में 60 डेज लिए। ठीक है, कोई भी 2 रैंडम पॉइंट ले लो, लेकिन दूर के पॉइंट लेना। ठीक है, दूर के कोई पॉइंट ले लो, यहाँ के पॉइंट ले लो, कोई भी। ठीक है, रैंडम जिसमें अर्थ ने यहां से यहां गुजरने में 60 डेज लिए। अच्छा, ये टाइम, ये वाला मैंने ज्यादा क्यों किया, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके करीब है, ये दूर है, तो इसलिए आपको लग रहा है स्पीड स्लो हो गई ना। अच्छा, अब आप देखिए, यहां से लेकर, जरा समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक का और यहां से लेकर यहां तक का, अब जो ये मैं ये बना रहा हूं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, इसको एरिया 2 कर दीजिए। सेम टाइम पे 60 डेज में यहां से यहां भी गई है, सेम टाइम में 60 डेज में ये यहां से यहां गया है। ये दोनों एरिया बेटा इक्वल होंगे, इसे एक इक्वल एरिया स्वैप कहते हैं। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ केपलर का। सेम डेज में एक करीब है, दूसरा दूर है, ये इक्वल एरिया स्वैप करेगा। केपलर का थर्ड लॉ क्या है, वो केपलर का थर्ड लॉ समझिएगा, और हम क्या कर रहे हैं उसके साथ बेड़ा गर्क क्या कर रहे हैं उसको समझिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर देता है, जो कि नहीं करना चाहिए। आइए जरा समझिए, केपलर का तीसरा लॉ क्या कहता है। देखिए, केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल ये फोकस है तुम्हारा, ठीक है, ये फोकस 1 है, ये फोकस 2 है। जरा सुनो, अगर सन, अगर फर्स्ट करो सन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है कि, कि ये जो ऑर्बिट करने वाला जो भी है प्लैनेट, जैसे कि अर्थ है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे सन नहीं है, मैं सन यहाँ से हटा देता हूँ, इस फोकस से सन ही हटा देता हूँ, सिर्फ एक डॉट लगा रहते हैं ताकि सन के ये वो है, फोकस सन यहाँ पर है आपका। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से ये मूव करता हुआ इसके दूर जा रहा है, फिर इसके करीब आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर करीब आ रहा है सन के। तो सन के दूर जाए या करीब आए, तो इसके घूमने का, नहीं जो अर्थ यहाँ पर मौजूद है, ये जो अर्थ मौजूद है, इसके घूमने का जो टाइम है, जो पीरियड है, चक्कर लगाने का जो पीरियड है एक साइकिल का, वो पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। आर क्यूब वार क्यूब नहीं होता, ये समझा रहा हूं। यानी ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये सेमी मेजर एक्सिस जो है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी, यहां से लेकर यहां तक के फासले के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सन से लेकर यहां तक के डिस्टेंस के फासले के नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, हमें तो पढ़ाया जाता है कि सन से लेकर यहां तक का फासला रेडियस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्यूब के। ये तो हमें गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको भी सही पढ़ा रहे हैं, इसने भी सही बोला है। कैसे? क्योंकि आपके साथ कार्रवाई ये होती है भाई कि आपको ये चीज सर्किल बना दी जाती है आपके केस में। हाय, आपके केस में ये सर्किल बन गया, तो सन उड़ के कहां पर आ गया, सन यहां पे नहीं रहता, फिर सन कहां चला जाता है, सेंटर में। समझ रहे हैं? जब सन सेंटर में चला जाता है, तो ये फासला आपका जो कि सेमी मेजर या माइनर एक्सिस था, मेजर वाला भी माइनर बन जाता है, माइनर वाला मेजर बन जाता है, दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं और वो आर क्यूब हो जाता है। इसलिए इसको मिटा के आर क्यूब कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में आपको? आपके केस में केपलर्स लॉ को पढ़ाने के लिए उसको इस एक स्फेरिकल शेप कंसीडर किया जाता है, सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाता है, सर्कुलर मोशन कंसीडर किया जाता है आपके केस के अंदर। दैट्स वाई वो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट चला जाता है, वरना हकीकत में भाई कॉन्सेप्ट कुछ यूं है। ये बता दूं, ये कॉन्सेप्ट है और ये डिस्टेंस है सेमी मेजर क्यूब, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीरियड। ये केपलर्स की फाइंडिंग थी, जॉन केपलर की, न्यूटन से भी पहले की फाइंडिंग थी, ये 3 लॉस। मेरी बात को तो मैंने ये सब बताने के लिए जरा कहानी की है, और वाकई इसकी इसके पीछे इसकी जरूरत थी। अगर मैं नहीं बताता तो आप वैसे भी क्वेश्चन कर ही लेते, लेकिन यार फायदा नहीं होता फिजिक्स पढ़ने का, इससे बेहतर था फिर आप नहीं पढ़ें या आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें एनीवेज। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ठीक है, यानी टी, ये अब होता क्या है, देखो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सवाल है ना सर। देखें, ये तो आपने थ्योरी बता दी, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरा वो क्वेश्चंस की दीदार कराइए हमें। देखिए, पहली बात तो ये वो करेगा क्या कि वो बेसिकली 2 चीजें समझिएगा। ये ग्रेविटेशन का जो मेथड है ना, इससे 2 काम किए जाते हैं। एक तो पहले तो मैं आपको समझा दूं कि शायद आपको पता भी हो कि 2021 या 22 का नोबेल प्राइज, आई थिंक 2020 का जो नोबेल प्राइज है, वो इस बात पर मिला है कि हमारा जो गैलेक्सी है उसका जो सेंटर है ना, उस सेंटर में
उस सेंटर को गैलेक्टिक गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं, और उसमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसमें ऑलमोस्ट 400 मिलियन मास ऑफ द सन है। उसका जो मास है आई थिंक 400 मिलियन, मैं कम या ज्यादा कर रहा हूँ, स्क्रीन पे बाद में मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो 400 मिलियन मास ऑफ द सन उसका मास है। और हमारे सेंटर से अगर मैं समझाऊं आपको कि ये हमारी गैलेक्सी सर्कुलर नहीं है, स्पाइरल शेप में, ठीक है, और हम यहाँ पर कहीं पे मौजूद हैं। जी जी बोलिए। हम यहाँ, अच्छा, हम यहाँ पर कहीं पे मौजूद हैं, और हमारे सेंटर से लेकर, मैंने ओलेविस में भी, जो ओलेविस वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा यार, ये मैंने बहुत तफसील से बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है इसका जो डायमीटर है ये ये 100,000 लाइट ईयर है। 1 लाख नूरी साल, इन उर्दू वी कॉल इट नूरी साल, ठीक है, इन इंग्लिश वी कॉल इट लाइट ईयर। सो 100,000 लाइट ईयर है। यानी अगर मैं एक बंदे को यहाँ पर रखूं उसके किनारे पे, उसको बोलूं कि भाई ट्रैवल करो स्पीड ऑफ लाइट से, जो है 3 × 10⁻⁸ और ये इतनी स्पीड है कि रोशनी, लाइट इस स्पीड से जमीन के गिर्द, अर्थ के गिर्द 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 6 बार चक्कर लगा लेगी। ये इतनी स्पीड है, ठीक है। सुपरमैन की मूवी बहुत पहले आई थी एक, अगर आप देखें उसको, पहली जो सीरीज की पहली मूवी थी जो 79 80s में आई थी, तो उसमें उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। खैर, तो अगर उसको मैं अलाउ करूं कि इस स्पीड से चलते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे जाओ, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, ये एक गैलेक्सी, ऐसी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, इस एक मिल्की वे के एक किनारे से दूसरे किनारे जाओ तो उसको इस स्पीड से जाते हुए भी 100,000 लाइट ईयर लगेगा, 1 लाख साल लगेगा। यानी ट्रेवल करता रहे इस स्पीड से, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 24 घंटे, सॉरी 24 महीने, 48 महीने, 10 साल, 15 साल, 20 साल करते करते 1 लाख, 1 साल, फिर 10 साल, फिर 10,000 साल, फिर 20,000 साल करते करते 1 लाख साल जब होगा इस स्पीड से चलते चलते, तब जाके वो दूसरे किनारे पे पहुंचेगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में ये सेंटर पे है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, सुपर मैसिव कहलाता है, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, और इस मेथड का फायदा क्या है वो भी बता रहा हूँ। और हम यहाँ पर कहीं पे मौजूद हैं, हम सेंटर से कमोबेश 27,000 लाइट ईयर दूर हैं। ये हमारा प्लैनेट जो है ना, यहाँ पर अर्थ, यहाँ पे सोलर सिस्टम छोटा सा नन्ना काका सा यहाँ कहीं मौजूद है। हम सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर हैं। ये कैलेंडर ईयर दूर नहीं है, लाइट ईयर, यानी लाइट की रफ्तार से भी जाओ ना, ये डिस्टेंस बता रहा हूँ लाइट ईयर्स में, डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करो तो भी 27,000 लाइट ईयर लगेगा पहुंचते पहुंचते सेंटर में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 2020 में नोबेल प्राइज मिला था। बड़ी जबरदस्त चीज है, तो कि मेरे जहन में आ रही है तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग को दिखाऊं, ठीक है जनाब। रॉजर पेनरोज, रॉजर पेनरोज का मेन काम था, ठीक है, बाकी ये दो भी उनके साथ थे। इन्होंने कितने साल तक, क्योंकि आप सेंटर में नहीं देख सकते, गैलेक्सी के सेंटर में आप कैसे देखोगे, गैलेक्सी के सेंटर में आप बीच में इतना डस्ट है, फिर ब्लैक होल है, हर चीज सिंक हो रही है, लाइट तक जा रही है तो वापस नहीं आ रही, आप देखोगे कैसे। तो इन्होंने बकायदा चंद स्टार्स को पकड़ के उनकी उनके मोशन से, ठीक है, उनके मोशन से, उनके गायब होने से 11-11, 12-12 साल एक स्टार की हल्की हल्की मूवमेंट से इन्होंने पता किया कि जनाब बीच में कोई ऐसी चीज है, कोई सिंक होल है, कि जहां जहां पे अंदर जो है वो कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वापस निकल के नहीं आता। बकायदा पूरी कैलकुलेशन की, इस पर पूरी इमेज प्रोसेसिंग हुई बाद में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये पता लगाया, इतने सालों की मेहनत के बाद पता लगाया इन्होंने कि जनाब सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। अच्छा, इस दौरान जाहिर है आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आप स्टार के पीरियड्स देखते हैं। अगर एक सितारा इस एंगल पे मौजूद है, आपको टेलीस्कोप से नजर आ रहा है, तो वो 2 साल के बाद इस एंगल पर आ गया, बस 2 साल में इतनी मूवमेंट, बस ये 2 साल बता रहा हूँ, 11-11 साल में इतनी इतनी मूवमेंट होती है। रीजन है कि उनका पीरियड ही करोड़ों साल में, तो भाई 11 साल, 10 साल, 12 साल में अगर इतनी इतनी मूवमेंट आ गई, इट्स ओके फाइन भाई, सही है। लाखों साल उनका पीरियड है, हजारों साल उनका पीरियड है, तो भाई इतनी सी मूवमेंट अगर 2-3 साल में आ रही है तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत है। ये आर्क आपके पास आ गया, आर्क लेंथ आ गया, रेडियस आप वहां से पता कर सकते हो, तो थीटा एंगल आ जाता है, कितने एंगल पे वो घूम रहा है, ये सारी कैलकुलेशन आप करते हो वहां से बैठकर, ठीक है, बाइनोकुलर से, टेलीस्कोप से।
तो ये इस इंफॉर्मेशन की बेस पर उन्होंने ये पता लगाया। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन से एक चीज समझ में आती है कि हम टेलीस्कोप के थ्रू पीरियड देख सकते हैं किसी स्टार का, या उसकी उसकी छोटी सी मूवमेंट से भी उसका पीरियड का पता लगा सकते हैं। कर सकते हैं ना। अगर 2 साल में कोई 4 डिग्री गया है, 2 साल में कोई अगर 4 डिग्री मूव किया है, तो 360 डिग्री कितने सालों में मूव करेगा, पीरियड आ जाएगा उसका। तो ये यूनिटरी मेथड से आप पीरियड निकाल सकते हो। ये बच्चा बच्चा कर सकता है ये काम। आप पॉइंट समझ रहे हो कि अगर 2 साल में कोई स्टार बहुत दूर है, 1000 2000 मिलियन लाइट ईयर दूर कोई है, आप 2 साल में देख रहे हो कि वो स्टार इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया है, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री गया है फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो अगर 2 साल में इतना गया, यूनिटरी मेथड लगा दो। 4 डिग्री गया है तो 360 डिग्री कितने में जाएगा, कितने सालों में जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहां तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। आ रही बात समझ में? इमेजिनेशन तो हमारी यही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस बेस पे यूनिटरी मेथड लगा के पीरियड निकाल सकते हो। पीरियड निकल आता है। इससे हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, इससे हम मास भी पता कर सकते हैं, किसी भी गैलेक्सी का पूरा पूरा गैलेक्सी का मास पता कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड से, जो केपलर का मेथड है। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि इन्होंने भी एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता काम किया। अब आते हैं वापस अपने काम के ऊपर। ठीक है, अब जरा आइए, तो अब होगा क्या कि हम किसी भी एक सोलर सिस्टम या एक गैलेक्टिक सिस्टम के अंदर, जिसमें एक गैलेक्सी हो, सेंटर में एक मास कंसंट्रेटेड हो, हम उस सिस्टम के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में? मिसाल के तौर पे एक सन के गिर्द 10 प्लैनेट घूम रहे हैं, एक सन के गिर्द 16 प्लैनेट घूम रहे हैं, या एक गैलेक्सी के गिर्द हजारों प्लैनेट घूम रहे हैं, तो उसको सेंटर मानते हुए उसके गिर्द प्लैनेट्स के पीरियड, उनके डिस्टेंसेस को कंपेयर करके निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लैनेट आप हमारी मिल्की वे से उठाओ, उसका पीरियड ले लो, और दूसरा प्लैनेट उठाओ आप पड़ोस वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। ये हरकत नहीं हो सकती। अगर एक प्लैनेट हमारी गैलेक्सी से उठाया तो दूसरा भी हमारी गैलेक्सी से ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से उठाया है और सन को सेंटर बनाया है, तो दूसरा प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम से ही उठाना पड़ेगा और सन को सेंटर बनाना पड़ेगा। अगर अर्थ के गिर्द सैटेलाइट्स घूम रही हैं, स्टारलिंक की और चाइना की और यूएसए की बहुत सारी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो अगर अर्थ को तुमने स्टैंडर्ड बनाया है, ठीक है, और इसके गिर्द सैटेलाइट को ले रहे हो, तो अर्थ को स्टैंडर्ड बनाकर ही दूसरी सैटेलाइट भी इसी में से लेनी पड़ेगी। अर्थ को नहीं छोड़ सकते आप। तो स्टैंडर्ड क्या डेवलप कर रहे हो, सेंटर क्या डेवलप कर रहे हो, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वो चेंज करोगे तो आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा। मैं समझाता हूं। फर्स्ट करो, अब मैंने, फर्स्ट करो, सोलर सिस्टम ले लिया और सन को सेंटर कंसीडर कर लिया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, जरा देखो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम और आर क्यूब। जरा समझना। ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर लूंगा कांस्टेंट, इसको मैंने कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। तो और अगर फर्स्ट करो, दो प्लैनेट ले लिए, सन को मैंने सेंटर कंसीडर कर लिया, दो प्लैनेट ले लिए, फर्स्ट करो अर्थ ले लिया और एक जुपिटर ले लिया। सो अर्थ के लिए ये T1 और उसका डिस्टेंस सेंटर से R1 हो जाएगा, तो T1 R1 हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो ये T2 R2 हो जाएगा, तो T2 R2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम सोलर सिस्टम से दो प्लैनेट उठाया मैंने। ठीक है, वरना होगा क्या, ये मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये मास किसका है, ये सन का मास है, जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं। तो जिसके गिर्द घूम रहे हैं उसका मास है भाई, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप ये हरकत नहीं कर सकते, एक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से उठाया, दूसरा प्लैनेट दूसरे सोलर सिस्टम से उठाया, फिर आपका ये जो कंपैरिजन है ना, वो नहीं फुलफिल हो पाएगा। अब सुनिए, तो दो इक्वेशंस बन गई आपकी। ठीक, दो आपने प्लैनेट उठा लिए सेम सोलर सिस्टम से, अब दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे, तो के से के की वैल्यू कैंसिल होगी। और याद रखिए, दोनों के अंदर सेम मासेस मौजूद हैं, सेम मासेस हैं, तो अभी ये कैंसिल होगा। और कैंसिल होने के बाद ये रेशियो आपके पास बचेगा, ये देखिए, ये रेशियो फाइनली T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? इसका इस्तेमाल करेंगे आप। 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स और लूंगा, इंशाल्लाह ये चैप्टर क्लोज हो रहा है। समझ आ रहा है बात या नहीं आ रही भाई? क्लियर है सबको? आप चलते हैं फटाफट आगे। अब बाइनरी स्टार सिस्टम इन विच टू स्टार्स ऑर्बिटिंग अ फिक्स पॉइंट। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई होता है भाई, एस्ट्रो है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बाइनरी स्टार्स है, एक बड़ा एक छोटा है,
दोनों एक दूसरे घूम रहे हैं, बहुत कम होता है, ऐसे बड़े कम इवेंट्स होते हैं बाइनरी स्टार्स में। और छोटा स्टार उमूमन खत्म होके व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। और व्हाइट डॉर्फ में भी केसेस होते हैं, रोटेटिंग, नॉन रोटेटिंग ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा, और रोटेटिंग जो है वो मर्ज होता है, फिर सुपरनोवा बन के फटता है। अलग अलग केसेस हैं। एनीवेज, अब बाइनरी स्टार दो सितारे हैं, दो सितारे करीब करीब हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ये फिगर हाइपोथेटिकल है, फिर कह दूं ये एक्चुअल फिगर नहीं है, हाइपोथेटिकली फिगर है, होता वैसे ऐसे ही है। इनके बीच में कॉमन सेंटर होता है जिसके गिर्द ये लोग घूम रहे होते हैं, ठीक है, आपके गिर्द फेरे ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब इन दोनों स्टार्स का नहीं, स्टार ए होगा इसमें से, एक स्टार बी होगा, उन दोनों के डिस्टेंसेस दे दिए सेंटर से, इनके बीच सेंटर है उससे डिस्टेंस दे दिया। स्टार ए का इतना है 6.4 एक्सपोनेंट 10 मीटर, और स्टार बी का 7.5 है। एक का पीरियड दे दिया 30 डेज, तो दूसरे का पीरियड निकालो, बच्चों वाली चीज है, रेशियो से निकालो, कॉमन सेंटर है दोनों का, ठीक है भाई, कॉमन सेंटर है, निकाल लो। अब आप निकालें रेशियो, वही T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ठीक है। सो अब आपकी मर्जी है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको T1 कंसीडर कर लिया, इसको 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 T2 कंसीडर कर लिया, ये R1 हो गया, और ये क्या हो गया, R2 हो गया, क्लियर है। सो मैंने क्या किया, T1 के स्क्वायर की जगह 30 डेज ये लिख दिया, डेज में ही रखो, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर डेज में ही आएगा, टेंशन नहीं लो, रेशियो है, खुद ही कटौती हो जाएगी, खुद ही कटेगा, ठीक है, खुद ही कैंसिलेशन होगी। सो T1 की जगह पे मैंने 30 रखा, ठीक है, T2 की जगह पे एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, R1 क्यूब जाहिर है वो ये रहा 6.4, और R2 की जगह 7.5, ठीक है, और इसका होल क्यूब कर दिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये आंसर मेरा आ रहा है, आप सॉल्व कर लेना, 38 डेज आ रहा है, क्लियर है। इस तरह से आप रेशो के थ्रू पीरियड्स निकाल सकते हो, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर डिस्टेंस कैसे आया, अलग अलग मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्टेंस निकल सकता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पैरेलक्स मेथड से डिस्टेंस निकलता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक पैरेलक्स मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, वो एडेक्सिल के अंदर वो सिलेबस में मौजूद है, पढ़ाता हूँ वो टॉपिक, जिसमें किस तरह से आप डिस्टेंस मेजर करते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो स्टार्स होते हैं उनके, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजरमेंट होती है उनकी। क्वेश्चन देखने से पहले फर्दर इधर देख लीजिए, ग्राफ जो बनेगा टी स्क्वायर और आर का, वो देख लीजिए, टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के आर क्यूब था, सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब करें तो के की वैल्यू आएगी, सो वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे आर क्यूब करें, ठीक है, तो के की वैल्यू आएगी। तो ये जो ग्रेडियंट है आपको वो किसकी वैल्यू देगा, के की वैल्यू देगा। एक ग्राफ तो ये बनेगा, एक और ग्राफ होता है, पहले तो आप ये लिख लें, ग्राफ का शेप बना लें, फिर मैं आपको दूसरा ग्राफ बताता हूँ। एक और ग्राफ होता है, आर क्यूब के साथ एक और ग्राफ होता है। अच्छा, एक काम और कर सकता है एग्जामिनर, आर क्यूब को इधर डाल दे और के की वैल्यू को और टी स्क्वायर को इधर डाल दे, वो ये भी कर सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना इससे। समझ आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर है। आपने परेशान नहीं होना, आपकी बार जो ग्रेडियंट निकलेगा जाहिर सी बात है वो ग्रेडियंट रेसिप्रोकल वैल्यू होगी के की, ठीक है, वो उसकी रेसिप्रोकल होगी, तो आपने कोई परेशान नहीं होना इससे, ठीक है। अच्छा, एक काम और हो सकता है, जरा वो भी बताता चलूं आपको, एग्जामिनर और एक काम कर सकता है, जैसे जैसे इनके तो खैर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे उसने आर क्यूब कर दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर ये भी कांस्टेंट ही देगा आपको के, लेकिन अब की बार ये के की वैल्यू जो होगी वो जीएम अपॉन 4 पाई स्क्वायर होगी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम नहीं होगी, याद रखना, क्लियर है बच्चों। जी सर। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तीसरा एक और केस हो सकता है, ठीक है, ये भी हटा रहा हूँ, आई होप सो कि आप लोगों ने लिख लिया हो ये चीजें। तीसरा एक और केस हो सकता है भाई, और वो केस ये हो सकता है कि वो यहाँ पर, चलो ये तो आर क्यूब है, वो वाई एक्सिस पर, वो बल्कि इसको भी आप छुपा ही दो, वो एक एक्सिस पर, किसी भी एक एक्सिस पर, जैसे उसने आर क्यूब दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दे देगा 1/ओमेगा स्क्वायर, ये भी कर सकता है वो, ये भी कर सकता है वो,
अब आप बोलेंगे 1/ओमेगा² का क्या मतलब है? सो भाई ये वाली इक्वेशन उठा लीजिए, ये वाली इक्वेशन, ये बड़े काम की है, इसको एक तरफ कर लीजिए, मुझे ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओमेगा² इज इक्वल टू GM/R³। आ रही बात समझ? दिया यार। सो 1/ओमेगा² इज इक्वल टू R³/GM। थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गई बात? कोई मसला यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मैं से सिर्फ समझना, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं GM को इधर भेज देता हूँ और R³ के साथ ओमेगा² को ऐसे मल्टीप्लाई कराता हूँ। तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं R³, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और से देखना, मैं इसको नीचे करके इसको डिवाइड में लिख दूंगा। बल्कि और सुनो, छोड़ो छोड़ो, ऐसे भी नहीं करो, गौर से देखो इन लोग को, गौर से देखो, क्या मैं इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करा सकता हूँ? तो जवाब है करा सकते हैं। तो GM इक्वल्स टू R³ मल्टीप्लाई बाई ओमेगा²। एक काम और करूंगा, R³ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, जब डिवाइड का साइन करूंगा ना वापस रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1/ओमेगा²। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा? होगा नहीं होगा? जवाब दो, यस और नो? अब ये होगा तो ये R³ है होल डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा²। आ गया? इस तरह से लिख दिया मैंने, होल डिवाइड बाई। ये क्या है? ये राइज है, ये क्या है? ये रन है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। सो वाई एक्सिस पे R³ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? 1/ओमेगा², एक्स एक्सिस पे 1/ओमेगा²। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है? GM की। इसका मतलब है ग्रेडियंट आपको इस केस में GM का प्रोडक्ट देगा। समझ आई बात? अगर वाई एक्सिस पे आपका R³ है, एक्स एक्सिस पे 1/ओमेगा² है, तो ग्रेडियंट आपको G। समझ आया इस क्वेश्चन को? इसके अलावा अगर ट्राई ना हो तो नहीं कर पाए तो मेरे पास इसका लेक्चर मौजूद है, इसका क्वेश्चन मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा। मैंने सॉल्व किया हुआ है, पिछले साल सॉल्व किया हुआ है, बहुत आसान है। ये T² है, नीचे R³ है, और ग्राफ से आपको मास की वैल्यू निकालनी है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, मास की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, ये भी आपको पता है। ठीक है, 3 नंबर है, 3 बातें कौन कौन सी करनी है, यू नो दैट। ठीक है, उसके बाद एक चीज है जो शायद आपको थोड़ा मसला करे कि टोटल एनर्जी शो करनी है आपको, ये है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला V² इज इक्वल टू GM/R हम निकाल चुके हैं। सो काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 M और V² की जगह GM/ क्या रखेंगे आप? R रखेंगे। सो ये हो जाएगा GM/2R। तो देखिए ये चीज आ गई, सही है, आप ऐसे कर लेगा इसको। और उससे अब आप कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव करो, तो देखो आपको टोटल एनर्जी आपको पता है कि टोटल एनर्जी वो बराबर होती है सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -GM/M/R। काइनेटिक एनर्जी का GM/M/2R। दोनों में से जी, दोनों के पहले तो जगह चेंज कर दीजिए, GM/M/2R को अपनी जगह रखिए, -GM/M/R को आगे कर दीजिए, दोनों में से GM कॉमन ले लीजिए, तो 1/R भी निकाल लीजिए, तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस सिंपल 1 होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, तो माइनस का GM/M, ये हाफ में से एक चला जाएगा, माइनस का हाफ आएगा। तो जो टोटल टोटल एनर्जी हुई ना, टोटल एनर्जी वो नेगेटिव GM/M/2R के इक्वल आएगी। ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी जो भी होगी आपकी वो नेगेटिव में ही आएगी, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, और ये साबित, जी जी, ये प्रूफ करता है कि बेटा, हेलो, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रूफ कर रहा होता है कि टोटल एनर्जी आपकी क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। ये प्रूफ करता है टोटल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ।